वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2025 में रिलीज हुई एक सुपर तेलुगु क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है कांस्टेबल। ये कहानी है एक पुलिस कांस्टेबल की जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना चाहता है। ऐसे में एक लड़की का मिसिंग केस उसके स्टेशन के दायरे में आता है, लेकिन स्टेशन का इंस्पेक्टर उस केस को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि शायद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, जैसा हर मूवी में होता है। दोस्तों, पुलिस वाले पहले यही कहते हैं ना। ऐसे में कांस्टेबल की भांजी जो कीर्ति है, कॉलेज में पढ़ती है, वो घर नहीं लौटती। उसकी लाश गांव के बाहर पड़ी होती है। इसके बाद तो लगातार कई कत्ल होते हैं और विक्टिम्स उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जहां कांस्टेबल की भांजी पढ़ती थी। कि सारे कत्ल कौन कर रहा है और खासकर वो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का कत्ल क्यों कर रहा है, इस बारे में कांस्टेबल इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में देखो क्या होता है। पूरी मूवी के जो ट्विस्ट है ना, ऐसे खुलेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। तो कहानी की शुरुआत एक गाँव को दिखाने से होती है जहाँ दूध वाले की बेटी अरुणा, जो की कॉलेज में पढ़ती है, शाम के वक्त वो घर में जाकर दूध सप्लाई करती है और इस तरह अपने पिता की मदद करती है। आज भी वो कई घरों में दूध सप्लाई करके घर लौट रही होती है। रात होने लग जाती है और उसके पिता उसे कॉल करते हैं कि कहाँ हो बेटी। वो कहती है कि मैं घर लौट रही हूँ पापा, कहकर वो कॉल काट देती है। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और तभी पीछे से अजीब आवाजें आती है। घबराकर चारों ओर देखती है वो और फिर गाड़ी स्टार्ट करती है। इस बार वो स्टार्ट हो जाती है तो अरुणा चैन की सांस लेती है कि ठीक है, बढ़िया हो गया। लेकिन तब आता है एक बंदर जैसा मास्क पहना हुआ कोई उसके सामने और अरुणा को लोहे की रॉड से अटैक करता है। शायद उसको किडनैप करके ले गया है। अब सीधे यहाँ से अपने हीरो काशी के घर को दिखाते हैं। काशी एक पुलिस कांस्टेबल है जिसके पेरेंट्स अब नहीं रहे और वो अपनी दीदी लता के घर में रहता है। लता की भी एक बेटी है दोस्तों जिसका नाम है कीर्ति और वो कॉलेज में पढ़ती है। उनके घर में गुलाब खिला होता है तो कीर्ति उसे बालों में लगाने के लिए हेयर पिन लेने घर के अंदर जाती है और तब घर के अंदर से लता का पति कुमार बाहर निकलता है। कुमार दोस्तों एक नंबर का शराबी और कोई काम काज नहीं करता। इतने में एक बंजारन आती है और पानी मांगने लग जाती है। लता उसे पानी लाकर देती है तो कुमार अपने लिए भी पानी मंगवाता है और उसमें शराब मिलाकर सुबह सुबह पीने लग जाता है। लगता है सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त ये खाने के बजाय शराब पीकर पेट भर लेता है। लता उसे खूब डांटती है। कुमार को अब डिश नहीं मिलता तो कीर्ति जो गुलाब रखकर पिन लेने के लिए गई थी उस गुलाब को खा जाता है। वो कीर्ति बाहर आती है यहाँ और वो भी अपने हिस्से का कुमार पे चिल्ला देती है कि तुम कैसे बाप हो, फूल को चबाकर खा गए। फिर काशी यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है तो लता उसको भी डांट लगा देती है कि इस आदमी को तुमने बिगाड़ के रखा हुआ है, जब भी पैसे मांगता है तुम दे देते हो। तो काशी लता को शांत करके स्टेशन के लिए निकल जाता है और कीर्ति भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है कि मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर दो। कुमार फिर काशी से शराब के लिए पैसे भी मांगता है दोस्तों। तो काशी कहता है कि अरे अभी अभी तो तुमने पी रखी है ऑलरेडी, कैसे पैसे चाहिए तुम्हें। कुमार कहता है कि वो तो नाश्ता था साले, लंच के लिए पैसे चाहिए। इस तरह दोस्तों नशे में बकता रहता है। सीधे कीर्ति के कॉलेज को दिखाते हैं जहाँ अभिषेक नाम का लड़का उसी के कॉलेज की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और तब अभिषेक का फ्रेंड अजय आ जाता है। तो अभिषेक उस लड़की को छोड़कर चला जाता है डर के मारे, लेकिन जाते जाते उसे वार्न कर देता है कि अगर किसी को ये बात बताई तो जानती हो ना मैं कौन हूँ, एमएलए रवि का बेटा हूँ मैं, ध्यान रहे। अजय कहता है कि आज तक तुम पर किसी ने कोई कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज एक लड़की ने प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दी है कि तुम रैगिंग करते हो, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हो। अब अगले सीन में अभिषेक और उसके दोस्त मिलकर उस लड़के को बहुत पीटते हैं जिसने अभिषेक की शिकायत की थी। एमएलए का बेटा होने की वजह से अभिषेक को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, बदले में कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तब कीर्ति और उसकी फ्रेंड दिव्या कॉलेज में एंटर करती है। अभिषेक भी इन्हीं का क्लासमेट है दोस्तों। वो दिव्या को अलग ले जाकर कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि मैं कीर्ति से प्यार करता हूँ, तुम उससे कहो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। दिव्या कहती है कि कीर्ति को प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर मैंने तुम्हारी बात उससे की तो वो तो गुस्से में मुझसे दोस्ती तोड़ देगी, सब्र करो मैं कोशिश करूंगी, कहकर दिव्या चली जाती है। अब यहाँ दोस्तों काशी दोपहर को चाय पीने के लिए दुकान में जाता है। उसके साथ एक सीनियर कांस्टेबल भी होता है जिसका नाम है जगन, पर काशी उसे प्यार से मामा कहता है। बाहर एक औरत के रोने की आवाज आती है तो दोनों बाहर जाकर देखते हैं। वहाँ पे एक औरत रो रही होती है कि किसी ने मेरे सोने का चेन चुरा लिया। उसे कुछ लोग घेरे हुए होते हैं तो काशी जाकर कहता है कि सब 1 मिनट के लिए खामोश रहो पहले। फिर काशी सबके चेहरे को देखता है और कहता है कि इनमें से कोई चोर नहीं है। तो ये सुनते ही एक आदमी के चेहरे पे अजीब सी राहत की सांस आती है। काशी उसे पकड़ लेता है कि यही है चोर, चुपचाप चोरी कबूल कर लो वरना पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। इस पर वो कबूल कर लेता है और चेन वापस कर दी जाती है। जगन कहता है कि यार काशी, चोर को पकड़ने का तुम्हारा तरीका बड़ा अनोखा था। फिर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उदास बैठा होता है। काशी उससे वजह पूछता है तो वो बताता है कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन शादी के लिए जो बजट लगेगा उसमें मेरी हैसियत नहीं है। काशी कहता है कि अरे हम यहाँ सिर्फ साथ में काम नहीं करते, हम सब एक परिवार की तरह हैं। आप एक काम करिए, शादी की तैयारियां कीजिए, हम सभी मिलकर ये शादी करवाएंगे। इसी पुलिस स्टेशन में दोस्तों एक और कांस्टेबल है जिसका नाम है महाती और वो काशी को बहुत ही पसंद करती है। जब मौका मिला काशी को निहारने लग जाती है। काशी भी ये बात जानता है लेकिन ना जानने की एक्टिंग करता है और तब स्टेशन का इंस्पेक्टर आ जाता है और महाती को अपने कमरे में बुलाता है और वो जिस तरह महाती को देखता है ना, वो समझ जाती है कि इनकी नीयत खराब है। वो ऊंची आवाज में कहती है कि सर मुझे क्यों बुलाया आपने। तो वो डगमगा कर कहता है कि वो फाइल दो मुझे। महाती लेने जाती है और तब भी वो महाती पर गंदी नजर डाले रहता है दोस्तों। और यहाँ पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर सिर्फ महाती को ही नहीं सभी औरतों को गंदी नजर से देखता है।
अब अगले सीन में इंस्पेक्टर एमएलए रवि से मिलने जाता है। रवि उसको एक अच्छी खासी रकम देकर कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरे बेटे का बर्थडे है, हम बहुत ही बड़ी पार्टी देने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो जाहिर है शराब नशा और थोड़ी इलीगल चीजें भी होंगी, लेकिन वो चीजें पब्लिक को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका तुम जरा ये लो ध्यान रखना, और मैं चाहता हूँ कि तुम बंदोबस्त के लिए अपने आदमियों को भी भेज दो यहाँ पे। इंस्पेक्टर घूसखोर है दोस्तों, वो घूस लेकर कहता है कि बिल्कुल सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में जगन कई दिनों से देख रहा था कि महाती हमेशा काशी को टुकुर टुकुर देखती रहती है, काशी पर से उसकी नजरें हटती नहीं। तो जगन डायरेक्टली काशी से पूछ लेता है कि भाई तू भी क्या पसंद करता है क्या उसको? तो काशी कहता है कि अरे मुझे बस अपने काम से प्यार है और किसी पर मेरा इतना ध्यान नहीं जाता। अच्छा बहाना मत बना, पसंद है तो बोल दे, शर्म कैसी? तो काशी कहता है कि पसंद क्यों नहीं होगी मामा, बहुत ही अच्छी लड़की है वो। महाती तो छुप कर ये सारी बातें सुन लेती है और बड़ी खुश होती है। इसी बीच दोस्तों वो दूध वाला स्टेशन में आता है और कहता है कि मेरी बेटी दूध सप्लाई करने गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। इतने में इंस्पेक्टर आ जाता है और तब उसकी छोटी बहन बताती कि मेरी दीदी अरुणा कॉलेज से लौटकर रोज शाम को घर घर जाकर दूध सप्लाई करती थी, कल शाम भी गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। इंस्पेक्टर पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? वो कहते हैं कि नहीं, उसका किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। पर इंस्पेक्टर तो अपनी बात पे अड़ा रहता है कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई ऐसा यार रहा होगा, उसी के साथ कहीं भाग गई होगी। ये कहकर वो एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार करके चला जाता है आराम से। काशी को इंस्पेक्टर का बर्ताव देखकर उस बाप के लिए बहुत ही बुरा लग जाता है यार। वो कहता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी का मिसिंग केस मैं सॉल्व करूंगा। और वो कहता है कि हम आम लोग बेबस होकर पुलिस स्टेशन आते हैं कि पुलिस हमारी मदद करेगी, लेकिन जब पुलिस वाले ही इतने गैर जिम्मेदार हैं तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? आज तुम्हारे इंस्पेक्टर ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती से भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। कहकर बेचारा अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। काशी को बहुत गुस्सा आता है कि एक इंस्पेक्टर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है। उस रात दोस्तों काशी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है और उन्हें आज पुलिस स्टेशन में हुई सारी बातें बताता है। तो कीर्ति कहती है कि इंस्पेक्टर एफआईआर फाइल नहीं करता तो तुम करो ना मामा। काशी कहता है कि इंस्पेक्टर की परमिशन के बिना मुझे एफआईआर फाइल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही एसआई बन जाऊंगा, तब मैं एक भी केस को मिस नहीं करूंगा, हर केस का फाइल करूंगा, देख लेना तुम। अगले दिन कीर्ति बाहर जाती है तो एक नई स्कूटी खड़ी होती है। वो काशी से पूछती है ये स्कूटी किसकी है? काशी कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जाओ एक चक्कर लगा कर आओ और बताओ गाड़ी कैसी है। तो उसे बड़ी खुशी होती है। लता कहती है कि पहले से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम ही पर है, ये गाड़ी खरीदने की अब कौन सी जरूरत पड़ गई थी? काशी कहता है कि कीर्ति बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है, गाड़ी होगी तो उसको आने जाने में आसानी होगी, यही तो उम्र है उसके एंजॉय करने की। कुमार काशी से फिर पैसे मांगता है कि स्कूटी खरीदने की खुशी में मुझे ट्रीट दो। काशी भी उसको पैसे दे देता है तो वो स्कूटी में पीछे बैठकर कीर्ति से कहता है कि प्लीज मुझे जरा नुक्कड़ की वाइन शॉप में ड्रॉप कर दो। और इस बार कीर्ति भड़क जाती है कि नहीं ड्रॉप करूंगी, तुम उतरो पहले। वो उतर जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं पैदल चला जाऊंगा, समझी? मतलब दोस्तों इसको शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसे मतलब जब पैसे मिले तो शराब पीना है, ये इसका रूल है। खैर काशी और कीर्ति मार्केट जाते हैं, वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है और कीर्ति को देखकर काशी से कहता है ये कौन है ये लड़की? तो काशी कहता है कि मेरी भांजी है सर। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि काफी सुंदर है। काशी कहता है क्या कहा आपने? वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं कहने वाला था कि जमाना खराब है, जवान लड़की को संभाल कर रखना चाहिए वरना हाथ से निकल जाती है। ये कहकर वो चला जाता है। कीर्ति पूछती है ये आदमी कौन था मामा, एकदम बेहुदा बातें कर रहा था? काशी कहता है कि यही तो हमारे स्टेशन का इंस्पेक्टर है। और यहाँ से सीधे रवि को दिखाते हैं। अभिषेक गेम खेल रहा होता है तो रवि कहता है कि जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं, हमारी पार्टी के तुम युवा नेता बनोगे, इसीलिए अभी से अच्छा नाम कमाने की कोशिश करो। तुम्हारे बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लेना। अगले दिन अभिषेक कॉलेज में सभी को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है और कहता है कि पार्टी में तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, इसलिए मिस मत करना कोई भी। ये सुनकर हर कोई यार खुश तो होगा ही। उसके सारे फ्रेंड्स अलग लेवल में चले जाते हैं। अभिषेक दिव्या से कहता है कि तुम किसी तरह कीर्ति को भी पार्टी में लेके आ जाना प्लीज यार। तो दिव्या कहती कि वो तो नहीं आएगी। अभिषेक कहता है कि प्लीज यार मेरी खातिर बस एक बार कोशिश तो करो। तो दिव्या कहती ठीक है। अब अभिषेक की बर्थडे पार्टी में बंदोबस्त के लिए काशी और जगन आए होते हैं। काशी जगन से कहता है कि हमने पुलिस फोर्स में ये सोचकर ज्वाइन किया था कि कानून के लंबे हाथों को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों की और कानून की सुरक्षा करेंगे, लेकिन यार हम ये क्या कर रहे हैं? एमएलए के पिल्ले के बर्थडे पर बंदोबस्त के लिए खड़े हुए हैं, बताओ यार। ऐसा काम करके अपने यूनिफॉर्म की और खुद की बेइज्जती फील कर रहा हूँ मैं। और तब कीर्ति और दिव्या आ जाती है तो काशी पूछता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? कीर्ति कहती है बर्थडे बॉय हमारा क्लासमेट है, उसने सभी को इनवाइट किया है इसलिए हम भी आ गए। तो काशी कहता है कि ठीक है वो सब तो ठीक है, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना, केक खाकर निकल लेना दोनों, समझी? जगन कहता है कि अरे यार तुम खामखा डरा रहे हो उनको, स्टूडेंट्स हैं एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे, तुम दोनों जाओ बेटी जाओ। कहकर वो कीर्ति और दिव्या को पार्टी में भेज देता है। पार्टी में कुछ बड़े पॉलिटिशियंस आए होते हैं और उनकी मौजूदगी में अभिषेक केक कटिंग करता है। फिर वहाँ पे अपना वही डीजे डांस ड्रिंक सब शुरू हो जाता है। सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। अभिषेक ने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ रूम्स बुक किए होते हैं, कीर्ति के लिए उसने अलग कमरा अरेंज किया होता है और खुद भी वहाँ जाता है वो। और हर लड़की के साथ वो जैसा करता है उसी तरह कीर्ति के साथ भी हद पार करने की कोशिश करता है। कीर्ति तो उसको जोर का थप्पड़ मार देती है और बाहर आ जाती है।
इसके बाद दिव्या और कीर्ति निकल जाती हैं और दोनों दिव्या की स्कूटी में घर की ओर निकल जाती हैं। कीर्ति दिव्या को सब बताती है कि पार्टी में अभिषेक ने ये हरकतें की। दूसरी ओर अभिषेक अजय को बता देता है कि कीर्ति ने मुझे थप्पड़ मारा। लड़की से थप्पड़ खाकर अभिषेक के मेल ईगो को ठेस पहुंच गई थी दोस्तों, और वो कहता है कि आज तक किसी ने भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, पर कीर्ति ने मुझे थप्पड़ मारा और मैं देख उसको छोड़ूंगा नहीं। दोनों ही दोस्तों कीर्ति के साथ कुछ न कुछ करने का, मतलब बहुत बड़ा कुछ करने का इरादा कर देते हैं। दूसरी ओर कीर्ति अपने घर से कुछ दूर पर उतर जाती है और कहती है यहाँ से मैं पैदल चले जाऊंगी, तुम सेफ घर पहुंच जाना। कहकर वो उतर जाती है और दिव्या अपनी गाड़ी में निकल जाती है दोस्तों। कीर्ति एक सुनसान सड़क पर होती है और तब कुछ अजीब आवाजें आती है। चारों तरफ देखते लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन अचानक मास्क पहना हुआ कोई उसे पकड़ लेता है और किडनैप करके लेके जाता है। सवेरे पुलिस को खबर मिलती है कि गांव के बाहर खेत के पास एक लड़की की लाश मिली है और उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। यहाँ लता काशी को बताती है कि कीर्ति कल रात पार्टी में गई थी, अभी तक लौटी नहीं। काशी कहता है फिक्र मत करो दीदी, वो दिव्या के साथ ही गई थी, शायद रात को देर हो गई होगी तो दिव्या के घर जाकर सो गई होगी, मैं अभी दिव्या को कॉल करता हूँ। वो दिव्या को कॉल करता है तो वो बताती है कि हम दोनों पार्टी खत्म होने से पहले निकल गई थी। कीर्ति तो घर से थोड़ी दूर पर उतर गई थी, कहने लगी कि मैं चले जाऊंगी पैदल, फिर मैं भी अपने घर चली गई थी, क्या वो अभी तक घर नहीं लौटी? तो काशी कहता है कि नहीं। ये सुनकर दिव्या शॉक दोस्तों। दूसरी ओर पुलिस, मीडिया सब उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक लड़की की लाश है। इंस्पेक्टर उस लड़की का मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो कीर्ति है। और इस पॉइंट पर आपको क्या लगता है दोस्तों, कातिल कौन हो सकता है? दरअसल यहाँ पे दो लोगों पे शक जाता है, या तो अभिषेक ने बदला लेने के लिए कीर्ति को मार डाला होगा, या फिर इंस्पेक्टर जो हर लड़की पे बड़ी बुरी नजर डालता है, उसी ने कीर्ति के साथ कुछ बुरा किया होगा। ये दिमाग में आता है हमारे, लेकिन अभी देखते हैं आगे। काशी को जब खबर मिलती है तो वो भी स्पॉट पे आ जाता है। कीर्ति की लाश को देखकर बेचारा फूट फूट कर रोता है। लता और कुमार की जैसे दुनिया हिल चुकी हो, बहुत रोते हैं बेचारे दोनों। लाश का शव विश्लेषण करने के बाद उसे काशी के परिवार को लौटा दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार होता है। कुमार काशी से कहता है कि जिसने मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया ना, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो और मैं चाहता हूँ कि उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूं। अगले दिन काशी शव विश्लेषण का रिपोर्ट लेने जाता है तो पता चलता है शॉक। कीर्ति की जान लेने से पहले उस पर बुरी तरह से हमला किया गया था, खासकर उसके चेहरे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। काशी बेचारा बाहर आकर बहुत रोता है। जगन उसको दिलासा देता है। फिर वो कीर्ति के कॉलेज जाते हैं जहाँ दिव्या से पूछताछ की जाती है। वो बता देती है कि अभिषेक कीर्ति से एक तरफा प्यार करता था और पार्टी में उसने कीर्ति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये बातें मुझे कीर्ति ने बताई और ये भी कहा उसने कि मैंने थप्पड़ मार दिया था अभिषेक को। हो सकता है बदला लेने के लिए अभिषेक ने कीर्ति की जान ले ली हो। अब वो रवि के घर जाते हैं। जब जगन रवि को पूरी बात बताता है तो रवि काशी से कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, तुम्हारे स्टेशन का इंस्पेक्टर मेरा खास आदमी है, फिक्र मत करो, मैं उससे कहकर जल्दी तुम्हारी बहन के कातिल का पता लगवाता हूँ। तो काशी कहता है कि मुझे आपके बेटे अभिषेक से बात करनी है। मेरे बेटे से? क्यों? काशी कहता है कि मेरी भांजी कीर्ति भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जहाँ पे अभिषेक पढ़ता है। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट अभिषेक है, इसलिए बस मैं उससे पूछताछ करना चाहता हूँ। तो रवि तो भड़क जाता है कि मैंने तुम पे तरस खाया और तुम मेरे बेटे को कातिल बनाना चाह रहे हो। तो जगन काशी को फिर शांत करके उसको बाहर लेके जाता है। फिर वो रवि से भी माफी मांगता है। काशी को अब जगन पे बड़ा गुस्सा आता है कि तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो रे। अगले सीन में दोस्तों एक जेसीबी ड्राइवर को दिखाते हैं जो कचड़े के ढेर को क्लियर कर रहा होता है और तब उसके लोडर में कोई चीज फंस जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये एक इंसान की लाश है। तुरंत पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुंचती है और फिर पता चलता है कि ये लाश है अभिषेक की। उसकी लाश को भी शव विश्लेषण के लिए भेज दिया जाता है। जगन ये बात काशी को इन्फॉर्म करता है। रवि भी आ जाता है और काशी पे चिल्लाता है कि मार डाला ना तुमने मेरे बेटे को, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इंस्पेक्टर नहीं जानता कि काशी रवि के घर जाकर उसको धमका कर आया था। वो रवि को पहले शांत करता है कि आपका बेटा मर गया, इसमें काशी क्या ही कर सकता है सर। और तब जाकर रवि उसे बताता है कि काशी अभिषेक पे शक कर रहा था, पूछताछ करने घर भी आया था। तो फिर इंस्पेक्टर काशी को काफी सुनाता है कि एमएलए के घर जाकर पूछताछ करने की इजाजत तुम्हें दी किसने? काशी कहता है कि मेरी भांजी के केस में अभिषेक प्राइम सस्पेक्ट था, इसलिए उससे पूछताछ करने गया था मैं। तो इंस्पेक्टर कहता है कि वो मेरा काम है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बिना इन्फॉर्म किए तुम उस बड़े आदमी के घर चले गए। अगले सीन में काशी और जगन चाय की दुकान पे बैठे होते हैं। जगन पूछता है कि भाई अभिषेक का कत्ल तुमने किया है क्या, क्योंकि तुम्हें कीर्ति के कत्ल में उस पर शक था, सच बताओ काशी। काशी कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा, मैंने नहीं किया। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अभिषेक का कत्ल किसने किया। दूसरी ओर इंस्पेक्टर अभिषेक के केस को सॉल्व करने में लगा होता है, क्योंकि वो एमएलए का बेटा था यार। वो अभिषेक के फ्रेंड अजय के घर का पता लगाकर वहां जाकर पूछताछ करता है। उसके परिवार वाले बताते हैं कि अभिषेक के बर्थडे पार्टी के बाद अजय भी गायब है। इंस्पेक्टर के सुपीरियर ऑफिसर उस पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि एमएलए रवि के बेटे का केस जल्दी से सॉल्व करो। दूसरी ओर काशी अभिषेक के शव विश्लेषण रिपोर्ट को लेने के लिए जाता है। रिपोर्ट देखकर दोस्तों काशी शॉक हो जाता है, क्योंकि कीर्ति को जिस तरह से टॉर्चर करके मारा गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में अभिषेक का भी कत्ल हुआ है। मतलब कीर्ति का कत्ल अभिषेक ने नहीं किया था, बल्कि कीर्ति और अभिषेक इन दोनों का कत्ल किसी तीसरे इंसान ने किया है। जगन कहता है कि अजय और अभिषेक एक जगह जाकर नाश्ता करते थे, शायद वहां जाकर अजय का कुछ पता चलेगा। काशी भी मान जाता है और दोनों उस जगह पे जाते हैं तो वहां पे कई लड़के नशा कर रहे होते हैं। इनको देखकर वो वहां से भागने लग जाते हैं। अजय भी वहीं पे होता है। ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के इन पे पत्थर मारने लग जाते हैं। दोस्तों काशी को तो पत्थर भी लग जाता है और खून आ जाता है। जगन और महाती काशी को फिर उस
उसके घर लेके जाते हैं। यहाँ लता काशी की मरहम पट्टी करती है। जगन कहता है कि अगर वो इस कदर हम पे हमला करने पे उतर आया है तो मुझे लगता है कि जरूर इन कत्लों में अजय का हाथ होगा। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन को एक कॉल आता है कि खेतों के पास एक पेड़ पर किसी की लाश लटक रही है। पुलिस वाले तुरंत क्राइम स्पॉट पे जाते हैं तो पता चलता है कि इस बार लाश अजय की है। सब बौखलाए हुए हैं कि इलाके में चल क्या रहा है। महाती कहती है कि कातिल बहुत ही स्मार्ट मालूम होता है सर, हम जिसे भी सस्पेक्ट समझते हैं उन सभी को वो चुन चुन कर मार रहा है। तो जगन कहता है कि जरूर इन कत्लों के पीछे कोई गैंग होगी। और अब काशी इस पूरे केस को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पहले कीर्ति का कत्ल हुआ, फिर अभिषेक का, उसके बाद अजय का, और इन तीनों विक्टिम्स के बीच कॉमन फैक्टर यह है कि ये लोग एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मतलब कातिल सिर्फ इन्हीं क्लास के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। उसकी अगली टारगेट दिव्या भी हो सकती है, इसलिए हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी। उस रात काशी को महाती का कॉल आता है जो बताती है कि अब तक हुए कत्लों में जो फेस मास्क मिला था उसी तरह का फेस मास्क पहनकर एक आदमी जा रहा है। वो कातिल भी हो सकता है। तो काशी कहता है कि तुम उसे फॉलो करो, मैं भी आता हूँ। काशी भी जल्दी से वहां पहुंच जाता है दोस्तों, और तब वो आदमी भागने लग जाता है। काशी और महाती उसे चेस करते हुए खेत में घुस जाते हैं। खेत के उस तरफ मास्क पहने हुए कई लोग खड़े होते हैं, इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। काशी भी उन पर हमला करता है। उनके हमले में काशी को बहुत चोटें आ जाती है दोस्तों, लेकिन कुछ देर के बाद वो लोग भाग खड़े होते हैं। तो काशी को लगता है कि शायद जगन सही कह रहा था, इन कत्लों के पीछे एक बहुत ही बड़ा गैंग है। अब इसी बीच दोस्तों वो आदमी जिसको ये लोग चेस कर रहे थे वो यहीं पे घूम रहा होता है। तो काशी उसे पकड़कर स्टेशन लेके आ जाता है। उससे सच उगलवाने के बाद उसे बहुत पीटा जाता है। तो तब एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसे छोड़ दो काशी, वो इनोसेंट है। काशी कहता है कि ये आप कैसे जानते हैं? अगर ये उतना ही इनोसेंट है तो वो मास्क इसके पास कैसे आया? ऑफिसर कहता है कि ये बेचारा ठीक से बोल भी नहीं सकता, ना ही इसे अच्छे बुरे की समझ है। अगर कोई थोड़े पैसे देकर कहे कि ये काम कर दो तो ये कोई भी काम कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर किसी ने इसको पैसे देकर कहा होगा कि ये मास्क पहनकर उस इलाके में जाओ, और ये बेचारा बस वही कर रहा है जो इसको करने को कहा गया था। शायद कातिल हमें इस केस में गुमराह करने के लिए ये सारी चीजें दिखवा रहा है। काशी को भी दोस्तों अब ये बात सही लगती है। इस बीच नदी में एक लाश मिलती है जो कि गाड़ी के साथ बांधी गई थी। ये लाश दूध वाले की बेटी अरुणा की है, और जब उसकी लाश को नदी से निकाला जाता है तो उसके बॉडी से चेन नीचे गिर जाता है, जिसे काशी देख लेता है। फिर उस लाश का शव विश्लेषण होता है, और शव विश्लेषण रिपोर्ट में एक और ट्विस्ट रिवील होता है कि अरुणा का कत्ल भी उसी पैटर्न में हुआ है जैसे कीर्ति, अभिषेक और अजय का हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों के कत्ल से पहले ही अरुणा का कत्ल किया गया था, लेकिन उसकी लाश इन्हें आज मिली है। काशी का सर चकरा जाता है कि आखिर ये केस शुरू कहाँ हुआ था। वो जाता है दूध वाले के घर पे, लेकिन उसको तो बहुत पहले पुलिस से भरोसा उठ चुका था उस दूध वाले को, इसलिए वो कहता है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, चले जाइए यहाँ से। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए प्लीज। काशी कहता है कि आप कीर्ति, अभिषेक और अजय को जानती हैं? वो कहती है कि नहीं। काशी देखता है कि उनके घर में कुछ फोटोज हैं जिनमें अरुणा डांस कर रही है। लगता है वो डांस सीखती थी। तो अरुणा की माँ रो देती है कि मेरी बेटी का सपना था कि वो एक बड़ी क्लासिकल डांसर बने, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। दोस्तों अब काशी को लगता है कि शायद अरुणा के डांस क्लास में उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो जाकर डांस टीचर से बातें करता है तो पता चलता है कि यहाँ अरुणा की एक दोस्त भी है जिसका नाम स्वप्ना है। तब टीचर बताती है कि स्वप्ना के पिता भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे शायद। और अब काशी हैरान, पुलिस डिपार्टमेंट का कौन होगा स्वप्ना का पिता। इसी बीच खबर मिलती है दिव्या भी गायब है। पुलिस उसके सेल फोन को ट्रैक करने लग जाती है। उसका लोकेशन जानकर काशी वहां पे जाता है। वो एक चौराहा सा होता है, लेकिन वहां ना दिव्या होती है ना ही कोई और। लगता है कातिल उसका मोबाइल फोन वगैरह वहां फेंक कर दिव्या को किडनैप करके लेकर गया। फिर काशी जाता है एक ढाबे में जहाँ पे एक आदमी पानी नीचे फेंक रहा होता है। पानी को देखकर काशी को याद आता है कि जब अरुणा की लाश को नदी से निकाला जा रहा था तो एक चेन पानी में गिरा था, लेकिन जब अरुणा की लाश उसके परिवार को सौंपी गई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी ने बस इतने गहने पहने हुए थे। मतलब उन लोगों ने तो चेन का जिक्र किया ही नहीं। मतलब वो चेन कातिल की भी हो सकती है। तो काशी तुरंत जाकर उस नदी में कूद जाता है और बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ निकालता है उस चेन को। उस चेन में दोस्तों एक लॉकेट होता है जिसके अंदर एक आदमी और उसकी बेटी की फोटोज है। वो कोई और नहीं, जगन और उसकी बेटी है। तो काशी सोच में पड़ जाता है कि जगन की चेन अरुणा के पास कहाँ से आ गई। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए काशी जगन के घर पे जाता है, और वहाँ काशी और हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों एक बढ़िया सा ट्विस्ट। जगन के घर में एक सीक्रेट रूम है जहाँ पे दिव्या को बांध के रखा गया है। शायद उसका कत्ल किया जाने वाला है। मतलब कातिल कोई और नहीं जगन है। काशी को इस केस में गुमराह करने के लिए उसी ने एक आदमी को मास्क पहनाकर चलने को कहा था, और उसी ने मास्क पहने हुए उन आदमियों को सेट किया था जिन्होंने एक गैंग की तरह काशी पे हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन अब तो काशी को सच पता चल चुका है। वो उस सीक्रेट रूम का भी पता लगा लेता है। तो जगन सीधे उस पर हमला कर देता है और दिव्या बचाव के लिए चिल्लाती है। काशी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जगन काशी पे लगातार हमला करने लग जाता है। उसी कमरे में दोस्तों एक और लड़की भी होती है जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो काशी पर अंधाधुंध हमला कर देती है। तो काशी उससे लड़ने लग जाता है, उसे मारता भी है। इसी बीच जगन काशी को रोकने की कोशिश करता है कि उसे मत मारो, मर जाएगी। काशी पूछता है कि तुमने मेरी भांजी को क्यों मार डाला, बताओ क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। और यहाँ पे जगन बताता है पूरा सच। ये लड़की जो फिलहाल साइको की तरह हरकतें कर रही है वो पहली ऐसी नहीं थी। ये जगन की बेटी स्वप्ना है जो बहुत ही चुलबुली लड़की थी। कॉलेज में सभी के साथ प्यार से बात करती थी। अगर
कोई मुसीबत में होता तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। वो अपने पापा जगन से बहुत ही प्यार करती थी और इसीलिए उसने अपने चेन के लॉकेट में अपने और अपने पापा की फोटोज रखी हुई थी। ऐसे में अभिषेक ने स्वप्ना को प्रपोज किया था। अभिषेक कैसा लड़का है ये तो हम जानते हैं, लेकिन स्वप्ना नहीं जानती थी। वो उसकी बात को सच मान बैठी और उससे प्यार करने लगी। बहुत खुश थी वो। अभिषेक ने ये वादा किया कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे में दोस्तों एक दिन स्वप्ना के चेहरे पर एक फोड़ा निकल गया। वो घबरा गई कि अब मैं बदसूरत लगूंगी। जगन उसको दिलासा देता है कि छोटा सा फोड़ा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होने के बजाय बड़ा होने लगा और उसके चेहरे पे काला निशान बन गया। घबरा कर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो स्वप्ना को चेक करके डॉक्टर बताती है कि ये तो एक स्किन डिजीज है, इलाज करके देखते हैं क्या होता है। स्वप्ना डॉक्टर की दी हुई दवाइयां खाने लगी। एक बार स्वप्ना ने जगन से कहा था कि पापा चांद में भी तो दाग होते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पे देखो एक भी दाग नहीं है। स्वप्ना अपनी खूबसूरती का बहुत ही ध्यान रखती थी दोस्तों, लेकिन अब उसको लगता है कि निशान की वजह से उसकी खूबसूरती पे आंच आ चुकी है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। दवाइयां लेने के बाद भी काला निशान कम होने के बजाय बड़ा हो जाता है, चेहरे पे फैलने लगता है और स्वप्ना अपना चेहरा ढकना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि तुमने अपना ये मुंह क्यों ढका हुआ है, दिखाओ अपना चेहरा। स्वप्ना उनको अपना चेहरा दिखाती है तो वो डर जाती है और फिर उससे दूरी बनाती है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन क्लास में कीर्ति भी उसका मजाक उड़ाती है। स्वप्ना डांस क्लास जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे अरुणा स्वप्ना का चेहरा देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसको उल्टी आ गई हो। दूसरे बच्चे भी उसको चिढ़ाते थे। स्वप्ना बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। उसे अब इन सभी पे बहुत ही गुस्सा आता है। वो अभिषेक से बात करने जाती है तो वो भी उसका दिल दुखाने जैसी बातें करता है कि तुम मुझसे मत मिलो रे। स्वप्ना कहती है कि अरे तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। अभिषेक कहता है कि आईने में मुंह देखा है अपना, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की से शादी करूं। और तो और दोस्तों अजय भी स्वप्ना को ताने मारता रहता है। स्वप्ना टूट जाती है और वो कॉलेज जाना ही बंद कर देती है। घर पर पड़ी रहती है बेचारी और रोती है कि मुझे उन सबसे बदला लेना है जिन्होंने मेरा दिल दुखाया। वो जगन को धमकाने लग जाती है कि मैं उन सभी को जान से मार डालना चाहती हूँ। जब तक आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने का वादा नहीं करोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और खुद की जान ले लूंगी पापा। इस तरह वो चाकू दिखाकर अपने ही पापा जगन को धमकाने लग जाती है कि मैं उनको मार दूंगी, इसमें मेरी हेल्प करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जगन को अपनी बेटी से बहुत ही प्यार है दोस्तों और वो उसे दुखी नहीं देख सकता था और कहता है कि ठीक है हम उन सभी को जान से मार डालेंगे, तुम खाना खाओ। तब जाकर स्वप्ना खाती है खाना। सबसे पहले तो जगन अरुणा को किडनैप करता है। वो उसे इस सीक्रेट रूम में बंद कर देता है। स्वप्ना उसे बहुत ही टॉर्चर करके उसका कत्ल कर देती है। उसकी जान लेने के बाद स्वप्ना कहती है कि पापा मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना लाइए। इस तरह अपने हर विक्टिम का कत्ल करने के बाद वो खाना मांगकर खाने लग जाती थी। प्रेजेंट में काशी चिल्लाता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर कत्ल का भूत सवार था तो कम से कम तुम तो उसको समझा सकते थे। उसका किसी हॉस्पिटल में इलाज करने के बजाय कॉलेज के बच्चों का कत्ल करोगे तुम। तो जगन कहता है कि हाँ मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन लोगों ने मेरी बेटी का दिल क्यों दुखाया, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है दिव्या। मेरी बेटी इसका भी कत्ल कर लेगी तो शांत हो जाएगी, इसलिए प्लीज उसको छोड़ दो और ये आखिरी कत्ल करने दो। काशी गुस्से में जगन से लड़ने लग जाता है कि पागल हो गए हो क्या। इसी बीच स्वप्ना एक कुदाल लाकर काशी पे वार कर देती है, लेकिन काशी हट जाता है और कुदाल सीधे जगन के पेट में उतर जाती है। स्पॉट पे मर जाता है। जिस बेटी के लिए जगन इतने कत्ल करता था अब उसका कत्ल भी उसके ही हाथों हो गया, मतलब उसकी बेटी के हाथों। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि स्वप्ना को एक करेक्शनल सेंटर में रखा गया है जहाँ पे मेंटली चैलेंज्ड लोगों का इलाज होता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा अब शायद, ये सोचकर सभी चैन की सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। वहाँ की एक स्टाफ जो स्वप्ना को खाना देने जाती है, स्वप्ना उसका कत्ल कर देती है और कत्ल करने के बाद आराम से खाना खाती है। पहले तो वो कत्ल करने के बाद खाना मांगती थी, लेकिन अब उसकी दिमागी हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि बिना कत्ल किए उसे खाना खाने का मन नहीं करता। आखिर में हमें देखकर वो स्माइल करते हुए मूवी का खात्मा करती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, लाइक करें, अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।